जय श्री श्याम बेटा। आज ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई की सेकंड क्लास है। एक क्लास हमारी हो चुकी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की सेकंड क्लास है। हाँ जी बेटा, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको कहा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दो कंडीशन होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और प्राइस इज ए सोल कंसिडरेशन, मतलब आपने उस ट्रांजैक्शन के बदले में सिर्फ क्या लिया है, प्राइस लिया है, कोई और अदर कंसिडरेशन नहीं लिया इन काइंड। समझ गए? उसके बाद ये बताया था इसमें पांच चीजें ऐड होंगी बेटा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या चीजें ऐड होंगी? पांच, ए बी सी डी ई। ए टैक्स, एनी टैक्स अदर देन जीएसटी। बी थर्ड पार्टी पेमेंट। सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या बेटा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। डी इंटरेस्ट और पेनल्टी। ई सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होगी, प्राइवेट सब्सिडी ऐड होगी। प्राइवेट सब्सिडी में दो बातें, अगर प्राइस से लिंक है तो ऐड होगी, प्राइस से लिंक नहीं है तो नहीं होगी। खत्म हो गया ये। अच्छा, अब उसी टॉपिक में आगे चल रहे हैं अपने कि उसी के अंदर बेटा अब ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लिया, उसमें एबीसीडी ई ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे। ये क्या करेंगे? फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी। समझ आ गया? लेस डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट लेस करेंगे, और डिस्काउंट तो वैसे भी लेस होना चाहिए। अब कोई इधर चीज मान लीजिए 300 रुपए की है और आपने उसको मान लीजिए 50 रुपये कैश डिस्काउंट दे दिया, तो वो बेची कितने में आपने? 250 में। तो जीएसटी भी कितने में लगना चाहिए? 250 में। तो डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, कहता डिस्काउंट लेस होगा। अब इसमें क्या बोलता सुनो जरा, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। होता क्या है, जैसे कई बार बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, टेंडर मिलते हैं, तो बार्गेनिंग होती है प्राइस को लेके। किसको लेकर? तो कहता है कि डिस्काउंट अगर आपने सप्लाई देने से पहले पहले डिसाइड हो गया, कहते क्या रेट है? 300। तो भाई साहब ऐसे है 500, हमें मिठाई के डब्बे चाहिए। कहते नहीं भैया 300 रुपये लगेगा। मैं कहा भाई साहब 500 बैग है, देखो क्या रेट लगोगे? वो इतने के दे रहे थे। कहते ये चलो ये 270 दे देना। तो उसने अभी सप्लाई तो नहीं दी मेरे को, मिठाई तो नहीं दी, नहीं दी है ना। तो सप्लाई होने से पहले उसने मेरे को क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। या मैं जिस दिन लेने गया तब मैंने कहा भाई साहब रेट क्या लगाओगे? कहता आपको बताया था 300। मैं कह इतनी हैवी बल्क ले रहा हूँ, कुछ तो डिस्काउंट करो। कहता चलो आप 270 दे दो। तो या तो डिस्काउंट कब दिया आपको? सप्लाई के टाइम या सप्लाई से पहले। समझा क्या? If such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply, इसका मतलब ये है कि वो डिस्काउंट जो है वो आपके बिल के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब इन द सेंस ये है कि ऐसे लिखा होना चाहिए बेटा कि आपने कोई चीज 5000 की ली, लेस डिस्काउंट 500 रुपये, नेट कितना? 45। मतलब डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया होना चाहिए, मतलब डिस्काउंट को इस इनवॉइस में क्या किया होना चाहिए? शो किया हुआ होना चाहिए। अब तो आपको उसको लेस करने का राइट मिल जाएगा, मतलब फिर जीएसटी आप नेट वैल्यू पे लगा सकते हो। अब आपका कोई इनवॉइस है 5000 रुपए का, कितने का बेटा? और फिर आप बोलते हो कि जीएसटी में 4000 रुपये दूंगी। मैं कहा क्यों? कहता कि 1000 रुपये डिस्काउंट दिया था। मैंने बिल देखा, बिल में कितना लिखा हुआ है? 5000। तो मैंने कहा ये बिल तो 5 का है। कहता नहीं वो डिस्काउंट हमारा ओरली बात हुई थी आपस में, बिल उसने 5 का काटा था, बट दिए मैंने उसको कितने थे? 4। तो जीएसटी 4 रुपये नहीं मांगा। और बाद में लॉजिकल है यार, जब डिस्काउंट दे दिया था तो बिल डिस्काउंट लेस करके काटेगा। देखा जाए तो ओरली अपने रिकॉर्ड नहीं करवाते, अपने नेट का बिल कटवा लेते। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अपने थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, रूल के हिसाब से चलेंगे। समझ आ गया? मतलब डिस्काउंट बिल के अंदर क्या होना चाहिए? शो किया होना चाहिए। रिकॉर्ड का मतलब शो होना चाहिए। समझ आ गया? तो इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, उस सप्लाई से रिलेटेड जो इनवॉइस है उसमें वो डिस्काउंट क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड किया होना चाहिए, मतलब दिखाया हुआ होना चाहिए बिल के अंदर। बोलो बात से, तो आप उसको लेस कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है? ये कब था? डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्या है? डिस्काउंट गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बेटा? सुनना, सच डिस्काउंट इज इस्टेब्लिश्ड in terms of agreement entered
इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। ये थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है, और इसको समझो। कुल मिला के बात है, ये पहले या उसी टाइम दिया तो भी लेस हो जाएगा, और डिस्काउंट अगर बाद में दिया है तो भी लेस हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये लेस होगा ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों लेस होंगे। ये समझ में आ गया? ये लेस कब होगा, इसके लेस होने की कंडीशन क्या है? वेरी गुड बेटा, शाबाश, ऐसी इसकी कंडीशन है। ये कहता है सच डिस्काउंट इज इस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड। कहते जब दोनों पार्टियों में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम इसको इतना डिस्काउंट देंगे। इसको समझने की प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते, फिर समझ में आ जाएगा। युवराज, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ये बोलती है कि अगर आपने 10 लाख की सेल कर दी तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। लेकिन वो डिस्काउंट देगी कब? 10 लाख की सेल करेगा तो। होता नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कि मनाली का टूर मिलेगा, है ना, थाईलैंड का टूर मिलेगा, मलेशिया का टूर मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनी में नहीं होता। वो उनकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कब देती है? पूरे साल की सेल होने के बाद। वो एग्रीमेंट लिखा हुआ है। एक उनकी मीटिंग होती है, उसमें बुलाते हैं सारे अपने वो जो उसके पार्टनर होते हैं, पार्टनर इन द सेंस की फ्रेंचाइजीज होती है जिनकी, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखा है, समझ रहे मेरी बात? तो उसमें बोला कि भाई आप एक ऑफर लेके आइए कंपनी आपके लिए, यदि आप पूरे साल में 10 लाख की सेल कर दोगे तो आपको कंपनी 5% क्या देगी? एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी। लेकिन वो डिस्काउंट तो मिलेगा 10 लाख की सेल करने पर। अब मान लो उसने पहले गुड्स खरीदे 2 लाख के, कोई डिस्काउंट मिलेगा, वो सेल हो गए, फिर 1 लाख के, फिर कितने हो गए? 3, फिर 4,000, ऐसे करते करते वो दिसंबर में उसकी 10 लाख सेल होगी। तो उस टाइम वो कंपनी से क्लेम करेगा, कंपनी जी मैंने टारगेट क्या कर लिया, अचीव कर दिया, मेरा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो। कंपनी ने अब जो पीछे सेल हो चुकी उनके तो बिल भी कट चुके, सब कुछ हो चुका, सप्लाई भी हो चुकी, सब कुछ हो गया ना। अब सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दे रही है, मिल जाएगा? मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस हो जाएगा? हो जाएगा। बट शर्त क्या है? सच डिस्काउंट इज इस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर। मतलब वो एग्रीमेंट जो हुआ था कंपनी का, उसमें वो एंटर होना चाहिए। बोलो अब मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा बेटा, सप्लाई भी हो चुकी, वैल्यू भी हो चुकी, लेकिन वो कंडीशनल ये था कि 10 लाख की सेल होने पर मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने पहले एग्रीमेंट किया हुआ कि 10 लाख की सेल करेगा उसको हम देंगे। बात समझ आ गई या नहीं आई? कहता इन अब सुनना मेरी ध्यान से, अब ये अगला पॉइंट समझने के लिए। अब मान लीजिए मैंने, मेरे को डिस्काउंट मिलेगा कब? 10 लाख की सेल पे। उससे पहले मान लो मैंने 9 लाख की सेल कर दी थी, कर दी थी, उस पे मैंने 9 लाख का जीएसटी दे दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि मैं टारगेट अचीव करूंगा या, मैं तो 9 लाख पे दे दिया। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पहले मैंने 9 लाख की सेल की थी, उसका मैंने जीएसटी जमा करा दिया, अब मैं 1 लाख की सेल और कर रहा हूँ, तो तब 10 होगा, तब मेरे को पूरे में डिस्काउंट मिलेगा। फिर कोमल, फिर मेरे को मतलब ये 1 लाख जो है इसमें मिलेगा और पिछले 9 लाख में मिलेगा, क्योंकि मैंने टारगेट क्या कर लिया? अचीव कर लिया। तो इस 1 लाख में तो चलो मिलेगा, ठीक है, इसकी जीएसटी देना है तो इसमें तो लेस करके दे दूंगा। लेकिन जो 9 लाख का दे चुका हूं पहले, वो आप सुनो, उस 9 लाख में डिस्काउंट मिलेगा? मिलेगा। उस पर 10% डिस्काउंट मिला, मान लो 9 लाख का, 9 लाख का 10% कितना हुआ? 90,000। तो इसका मतलब उसकी 9 लाख वैल्यू नहीं माना था, 8,10,000 वैल्यू मान ली थी उसकी, ये बात है। लेकिन आपने उसकी वैल्यू 9 लाख मानी है, तो आपने जीएसटी भी कितने जमा करा दिया? 9 लाख। लेकिन जमा कितने पे करना? तो 90,000 पे आपने जीएसटी ज्यादा हो गया। वो कहता है उस 90,000 का जीएसटी रिवर्स कर दो, कैंसिल कर दो, समझ गए? कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स कैसे सुना? मैं कंपनी से खरीदता हूं तो टैक्स कौन लगाता है? सप्लायर। जब कंपनी से खरीदता हूं तो सप्लायर कौन है? कंपनी। मैं क्या हूं? मैंने कंपनी को क्या दिया? टैक्स। ठीक है, मैं जब आगे बेचूंगा तो उससे टैक्स लूंगा, और जो पीछे टैक्स दे के आया इनपुट टैक्स लूंगा उसका। ये लॉजिक मत भूल जाना है, जो स्टार्टिंग की बेसिक कंसेप्ट है, उसका इनपुट लूंगा। तो मैंने उससे खरीदा कितने का? 90 लाख का, 9 लाख का। तो मैंने इनपुट कितने का लिया हुआ है? 9 लाख का। अब कंपनी कहते हैं इनपुट 9 लाख का मत ले, फिर इनपुट कितने का ले? 8-10 का ले। 90,000 का इनपुट क्या ले रखा मैंने? ज्यादा। वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना। बोलो बात समझ आएगी?
बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं है। मतलब मैंने टैक्स दिया था 9 लाख पे, अब मैं कहता हूँ 9 लाख नहीं 8 लाख 10,000 वैल्यू, ठीक है, तो 90,000 का जो मैंने इनपुट ले रखा है, क्रेडिट ले रखा है, वो भी तो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मैंने 9 लाख पे इनपुट लिया, 9 पे नहीं मिलेगा, कितने मिलेगा 8-10 पे, क्योंकि फिर वो जीएसटी भी कितने पे लगाएगा 8-10 पे लगाएगा। अच्छा वो जीएसटी 8-10 पे लगा दे तो गवर्नमेंट से वो 90,000 पे जीएसटी वापस होगी उसको, और मैं इनपुट 9 लाख का लेके बैठा तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया। उधर से टैक्स कितने का जा रहा है 8-10 का, और ये आईटीसी कितने का ले रहा है 9 लाख। समझ रहे हो, मैचिंग तो बराबर होगी ना, फिर जितने पे वो पे करेगा उतने का ही मिलेगा ना मेरे को। बोलो बात समझ आई मतलब। और कोई टीचर होता तो कहता बस ये रूल है। अब मैंने 15 मिनट समझाया आपको, ये है क्या, प्रैक्टिस से आता है। आगे बात सुने, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नंबर 1। चलो अपनी बुक में निकाल लो। कहते हैं एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट, फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है गवर्नमेंट से मिला और नॉन गवर्नमेंट से भी मिला। अच्छा, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से 2,000 में मिली, एनजीओ जयपुर से 1,000 मिला, और गवर्नमेंट ऑफ जापान से कितनी मिली 1,000। द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग दैट इज डिडक्टिंग अबव सब्सिडी। कहता प्राइस जो है 50,000 रुपए है वो सब्सिडी घटाने के बाद, और हमने ये सीखा था कि सब्सिडी वापस क्या होगी ऐड होगी। अब सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन वाला कई बार क्यों कंफ्यूज करता है। वो कहता है ये सब्सिडी है, कहता ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है सब्सिडी लेस करने से पहले की है। अब बच्चा कहता सब्सिडी ऐड होती है, सर ने सिखाया ऐड कर देता है। ओ भाई उसने लेस ही नहीं की, तू ऐड क्यों कर रहा है? सर आपने तो कहा था ऐड करनी है। बेटा मैंने सॉरी, गलती होगी मेरी, मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए क्या? सब्सिडी क्या होगी ऐड होगी। अब वो क्वेश्चन में लिखता है ये सब्सिडी इसमें से अभी लेस, आप कहते हो हमारे तो सर ने सिखाया ऐड होगी। कौन समझ फिर ऐड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि लेस ही नहीं किया। द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग दैट इज डिडक्टिंग अबाउट सब्सिडी। मतलब इनको कंसीडर करने के बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और फिर भी कहता है चलो और भी बता देता हूं ढंग से कि लेस करने के बाद है। एबीसी लिमिटेड ऑफर ये हो गया सब्सिडी। एबीसी लिमिटेड ऑफर 3% डिस्काउंट ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। एबीसी लिमिटेड ने 3% डिस्काउंट दिया और वो इनवॉइस में रिकॉर्ड है बेटा, लेस हो जाएगा डिस्काउंट दिया है। बोलो समझ आएगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय एबीसी। कहता डिटरमाइन करो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर में आएगा ये, और ये 2 मिनट का क्वेश्चन देखना कैसे लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, ऐसे लिखेंगे इसमें भी। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई की क्या निकालनी है अपने को, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट। इसमें टैक्स और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है। कितना 50,000, बोलो बेटा ऐड, टैक्स है क्या इसके अंदर? हाँ ऊपर भी क्वेश्चन था, सॉरी अपना ऊपर पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, ऊपर भी क्वेश्चन है देखो। ABC Limited Jaipur has provided the following particular relating to the goods supplied by its to XYZ Limited Jaipur. लिस्ट प्राइस दे रखा है 50,000। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ सच गुड्स, ठीक है। CGST SGST इतनी है और पैकिंग चार्जेज इतने हैं। चलो सारे लग गए, ABCD सारे लग जाएंगे। A फॉर B फॉर थर्ड पार्टी, C फॉर इंसिडेंटल, D फॉर डिले, ये चल गया D फॉर डिले, D फॉर डिले चार्जेज, और E फॉर सब्सिडी, ठीक है।
लिस्ट प्राइस दे रखा है 50,000। अब मैंने कहा था कोई भी टैक्स ऐड होगा अदर देन जीएसटी, तो म्युनिसिपल टैक्स है, लोकल टैक्स है, ये ऐड कर दो, कर दिया। जीएसटी ऐड होगा नहीं, जीएसटी तो हम निकालेंगे, उसी के लिए तो वैल्यू सप्लाई निकाल रहे हैं। फिर मैंने कहा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पैकिंग चार्जेज ऐड होंगे, कर दिए बेटा ऐड। नॉन गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिली है तो ऐड होगी। एनजीओ से मिली अपने को कितनी बेटा 1,000। सर इससे पहले गवर्नमेंट और राजस्थान से सब्सिडी मिली, ऐड नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगी वो ऐड नहीं होगी। अब सर जो एनजीओ से मिली है वो पता नहीं प्राइस से लिंक है या नहीं है, कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है। अगर प्राइस से लिंक नहीं है तो तू बता दे भाई नहीं है, तो समझ आ गई मेरी बात। और फिर कहना जापान गवर्नमेंट से मिली, तो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखाया था इंडियन गवर्नमेंट है, जापानी से लिखाया था, समझ आ गई मेरी बात। तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली ऐड नहीं होगी, अदर गवर्नमेंट से मिली तो क्या होगा प्राइस में क्या होगा ऐड होगा, समझे, जापान गवर्नमेंट ऐड होगी। कितनी वैल्यू आएगी 58,000। अब वो कहता है इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है 3% डिस्काउंट। अब सुनो ये बच्चा गलती है, डिस्काउंट 3% उसने किसके ऊपर दिया है लिस्ट प्राइस पे, और लिस्ट प्राइस ही है 50,000। हाँ वो कहता है मैं 3% डिस्काउंट दूंगा लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस ये है, ये बाकी खर्चे तो आपने ऐड किए हैं, तो 50,000 का 3% डिस्काउंट देगा। कुछ नहीं बोल सकता 3% डिस्काउंट दिया 50,000 का, बट क्वेश्चन कहता है लिस्ट प्राइस या 3% दिया, और 50,000 का ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये लिस्ट प्राइस है, समझ आ गई नहीं आ गई। तो उसका 3% डिस्काउंट दो, कितना आया 1,500, तो ये कितना आएगा वैल्यू ऑफ टैक्स 56,500। अब नीचे आपको ऐसा नोट लिखना है, अगर सेक्शन याद है तो बहुत बढ़िया बात है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू सप्लाई का सेक्शन कौन सा है 15 है, ये तो याद रखना यार, इतना तो कम से कम 15 है, 15 नंबर है। अब 15 में ए था ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे अगर वो रिलेटेड नहीं है, और 2 नंबर था ये हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सेक्शन 15(2) है, वो ऐड करने वाला कौन सा सेक्शन 15, ठीक है। 2 में क्या है ए बी सी डी ई, तो देखो मैंने कैसे लिखा है एज पर सेक्शन 15(2), इधर देखो as per section 15(2)(a) any tax other than GST will be included in value of taxable supply। कहता टैक्सेबल मतलब रूल भी लिख दो ना 2-3 वर्किंग नोट में कि जो भी टैक्स होता है वो ऐड होता है अदर देन जीएसटी, तो लिख दिया मैंने, इसलिए मैंने उसको क्या किया ऐड किया। दूसरा एज पर सेक्शन 15(3) कौन सा सी इंसिडेंटल, ये गलत लिख दिया 2 ही है बेटा 2 ही है। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होते हैं ऐड होते हैं, गुड से सब्सिडी मिली है वह वैल्यू में क्या होगी ऐड नहीं होती, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है वो वैल्यू में ऐड नहीं। आप अपने ये मैंने लिख के मीडियम हिंदी है मान लो तो ऐसे लिख दो, मतलब इसके नीचे 2-3 जो रूल है ना वो नीचे ऐड कर दो, भाई इसको ऐड क्यों किया लेस क्यों किया, क्योंकि ये रूल है, नीचे नोट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अपने नहीं लिख देते बेसिक सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस डीए इफ, अरे बोलो प्लस परसेंटेज बेसिस पे कमीशन, ठीक है। नीचे बता दिया भाई ये टैक्स ऐड हुआ है, ये इंसिडेंटल इसलिए ऐड हुआ है, और ये गवर्नमेंट के क्या है अलावा अलावा है अलाउंसेस तो इसको ऐड किया बेटा। और डिस्काउंट क्या होता है ले सकता है नीचे, मतलब वो रूल भी बता दिया आपने, समझ आ गई मेरी बात। लिखना जरूरी है ये नंबर पूरा, जैसे 5 नंबर का है तो वो आपको 4 देगा अगर आपने लिखोगे तो, जो सेक्शन आराम से कोई दिक्कत है, हर क्वेश्चन के नीचे लिख देना, ठीक है, नोट कर लो उसको।